सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस ई पाठशाला की वीडियो लेक्चर सीरीज में। वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट है चैप्टर सेकंड। कभी ये चैप्टर 4 होता था और चैप्टर का नाम है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। आपकी बुक के अंदर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर पार्ट 1 और 2 कर लिया था। अगर आप सभी लोग हमारे साथ एपी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, और साथ में टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पे आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी आपसे क्या पूछता है इन पेपर के अंदर, आने वाले एग्ज़ाम के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, यूरोपियन यूनियन इससे पहले हमारा एक पहला चैप्टर था। अब मतलब चैप्टर क्या, एक टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया। उसके बाद था आसियान, एसोसिएशन साउथ ईस्ट नेशन। क्या है? आसियान ईस्ट नेशन, आसियान, ASEAN, आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट नेशन। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमने पहले वीडियो में बात करी थी कि यूरोपियन यूनियन खास क्यों है, इसकी कैपिटल इतनी अच्छी क्यों है, यूरो में ट्रेड करता है, 2 पावरफुल कंट्रियाँ इसकी ग्रुप बनी हुई है। और एज कंपैरिजन अगर हम आसियान की बात करें तो दोस्तों, आसियान भी एक तरीके का इंटरनेशनल ग्रुप है जो ऑल्टरनेटिव पावर का एक निशानी कहलाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऑल्टरनेटिव पावर है जिसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि इन लोगों ने अपनी आज़ादी के बाद किसी और को साथ में जोड़ा ही नहीं। जैसे यूरोपियन यूनियन की बहुत सारी कंट्रियाँ जो थी, जो यूएसए साथ से टूट के आई, वो चाहते तो अपने रशिया के साथ एक ब्लॉक बना सकते थे। ब्लॉग, वो वाला ब्लॉग नहीं, ब्लॉग मीन्स एक तरीके का ग्रुप बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ आना ज़रूरी समझा। ऐसा ही आसियान की कंट्री जो गरीब थी, लेकिन उन लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आइए बात करते हैं कि ये आसियान एक ऑल्टरनेटिव सोर्स क्यों है। पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर में, जब बच्चों को मैं लाइव सेशन कराता था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि यूरोपियन यूनियन में और आसियान के बीच में डिफरेंस क्या है, ये बताइए। अगर आप चैप्टर को बारीकी से पढ़ रहे हैं ना, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है। पहले मैं टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि असल में इसमें डिफरेंस कैसे आपको निकालना होगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, हिंदी में दक्षिणी पूर्वी राष्ट्रों का संघ बोलते हैं। मेंबर ऑफ कंट्रियां टोटल 10 है। इसी वजह से इनका जो सिंबल है झंडे के अंदर, वो धान की 10 बालियों को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 10 कंट्रियों को रिप्रेजेंट करता है। तो कंट्रियों के नाम ब्रुनोई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। आपको बता दूं कि ये सारी कंट्री वही है जो विश्व युद्ध सेकेंड और फर्स्ट के अंदर कहीं ना कहीं वो जो ब्रिटेन थी उसकी गुलाम बनी हुई थी। जैसा हम लोगों के साथ इन लोगों ने करा था, हमें भी गुलाम बना रखा था और हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के लोगों ने करा। इसी वजह से हम लोगों को भी राष्ट्र निर्माण यानी कि नेशन बिल्डिंग करते समय अपने आप को पिछड़ापन बड़ा महसूस हुआ। सेम ऐसा ही इन 10 कंट्रियों के साथ भी था, क्योंकि इन लोगों को भी गुलाम बनाया गया था। और जब गुलाम बनाया गया तो आर्थिक पिछड़ापन तो इनके साथ भी था, और आर्थिक पिछड़ापन अगर इनके साथ था तो ऑफ कोर्स नेशन बिल्डिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि इनको भी कोई ना कोई दिक्कतें आई थी। हम लोगों ने तो नेम बना लिया, इंडिया कंट्री ने नेम बना लिया था। इसके बारे में आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वॉर के अंदर आप पढ़ते, लेकिन वो चैप्टर डिलीट कर दिया गया। हम जैसे इंडिया कंट्री ने नेम बनाया जो अभी प्रेजेंट टाइम पे है, इसे थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है इंटरनेशनल लेवल में। लेकिन आसियान ने क्या करा दोस्तों? आसियान ने बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वहाँ पे आसियान डिक्लेरेशन करा। इसको हम मल्टीलेटरल ट्रीटी भी बोलते हैं। ये पेपर के अंदर आता है कि इस ट्रीटी का नाम क्या है, तो आपसे मल्टीलेटरल ट्रीटी बोलते हो। बहुविपक्षीय संधि 8 अगस्त 1967 में हुआ था, और इसको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इसका कुछ शॉर्टकट नेम भी था याद करने के लिए, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। थाईलैंड के अंदर क्या कहते हैं, उसकी राजधानी बैंकॉक में हुआ था, इसलिए इसको बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। शुरुआती समय में 5 कंट्रियों ने मिलकर क्या डिसाइड करा, हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और हम किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं जाएंगे। एक अच्छी बात थी। तो यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर कौन से बने? फाउंडिंग मेंबर बने ये लोग। अच्छा, अगर आप लोग इतने ही जानकार हैं तो मुझे नेम के भी 5 फाउंडिंग मेंबर, 5 कंट्रियाँ जिन्होंने नेम बनाया, वो कौन कौन सी थी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ये भी 5 कंट्रियाँ पता है और जो नेम जिन्होंने बनाया था 5 कंट्री ने मिलके, वो भी पता चल जाएगा।
अच्छा, बाद में कौन कौन सी कंट्री जुड़ी? ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे लोग बाद में जुड़ गए। अच्छा, क्या इंडिया इसका पार्ट है? नो, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ आसियान। याद रखना, इंडिया बिजनेस करता है, इनके सिलेक्टेड कंट्री के साथ बिजनेस करता है, पर आसियान सिर्फ 10 कंट्रियों के लिए ही बनाया गया था। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर यूएन ने एक राष्ट्रीय मंच बना रखा है, ऐसे इन लोगों ने, जो कंट्री इनके साथ जुड़ना चाहती है, उनके साथ भी इन लोगों ने आसियान रीजनल फॉर्म बनाया। चलिए आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन अब आसियान जब बना तो आसियान ने खुद का एक, क्या कहते हैं, एक आधिकारिक राष्ट्रीय गान बनाया। एक अच्छी बात है। फाइनली इनके लिम जोक हो करके इनके, क्या कहते हैं, वो है ऑफिशियल, मैं कह सकता हूँ ऑफिशियल, मतलब जैसे होता नहीं है कि ग्रुप के मेंबर का हेड जो होता है वो ये हेड है, जिसे हम जनरल सेक्रेटरी भी बोलते हैं, वर्तमान समय में ये है। आसियान के फ्लैग का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। आसियान में 10 धान की बालियां जो हैं किसको रिप्रेजेंट करती है? आसियान के झंडे का मतलब क्या है? जिसका मतलब फ्रेंडशिप है, यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सॉलिडरिटी है, मतलब बहुत सारे मीनिंग है। तो आपको आसियान फ्लैग के बारे में और साथ में यूरोपियन फ्लैग के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, जब समय बढ़ा तो आप कह सकते हैं कि आसियान के अंदर आप अगर देखें तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है, वो एक क्वेश्चन है कि आसियान का हेडक्वार्टर है कहाँ। जैसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर हमें पता था, वो बेल्जियम के अंदर हमें देखने को मिला है ना। बेल्जियम में हमें आसियान का, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आसियान का हेडक्वार्टर है कहाँ? तो मैं आपको बता दूं, आसियान का हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में आपको मिलेगा। ओके, जकार्ता, कहाँ पे? जकार्ता, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये है पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशियन नेशन की कंट्री जो आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं। इनको किसी से मतलब नहीं होता है, ये एक अच्छी बात है। और इन्होंने खुद का अपना सचिवालय, हेडक्वार्टर जो है वो बना रखा है। अगर आप नक्शे में देखें तो आपको बहुत एनसीईआरटी के अंदर बड़ी ही क्लियर तरीके से पता चल जाएगा। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई दारुसलाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सब आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी है आपके लिए जानना, और आपको ये भी पता चल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है, इजंट इंडिया पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर सो क्लोज टू द एशियन कंट्री। क्या भारत साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट नहीं है? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जितनी भी कंट्रियां हैं लगभग उसके पास में तो है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंडिया के मैप में देखें, यहाँ पे इंडिया है ना पूरा का पूरा, तो उसके पास में है। तो क्या इसका मेंबर है या नहीं? तो आप सिंपल शब्दों में बोलोगे ये इसका मेंबर नहीं है। अच्छा, आसियान जैसे जैसे आगे बढ़ा, आसियान ने अपने उद्देश्य के ऊपर फोकस करा। इन्होंने कहा कि हम 10 कंट्री आपस में काम क्या करेंगे? इन्होंने कहा 10 कंट्रियों ने, हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, हम लोग सोशल प्रोग्रेस करेंगे, हम लोग कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। इनके पिलर है। आसियान का काम करने का तरीका सिंपल सा है, अपना अपना स्टाइल है। उन्होंने कहा हम लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ नहीं करेंगे। भाई, यूरोपियन यूनियन के पास बहुत तगड़ा पैसा है, यूरोपियन यूनियन के पास एक अच्छी यूरो करेंसी है, यूरोपियन यूनियन के पास एक अच्छी मिलिट्री पावर है, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम तो खुद ही गुलाम थे इन लोगों के, तो हम इनसे फालतू नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? ऐसी कंडीशन में इन्होंने कहा हम लोग इनफॉर्मल रहेंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे, और हम लोग एशियन रिस्पेक्ट द नेशन सोवरेनिटी। एशियन कंट्री के जितने भी आपस में सदस्य मेंबर है वो एक दूसरे के राष्ट्रीयता का सम्मान करेंगे। वो कुछ भी करे वो कंट्री के लोग, हमें उनसे मतलब नहीं है, पर हम लोग आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आसियान हैज नो डिजायर फॉर ग्रेट नोशन स्ट्रक्चर एंड द इंस्टीट्यूशन। ऐसा नहीं था कि आसियान यूरोपियन यूनियन कंपैरिजन में बड़ी बड़ी मीट करेगा, बड़े बड़े लेवल पे दूसरी कंट्री को जोड़ने की कोशिश करेगा, परमाणु परीक्षण जैसे मुद्दों पे सवाल उठाएगा, एक करेंसी बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इनके पास था नहीं। जस्ट ये 1950 के बाद तो सारी कंट्रियां आज़ाद हुई, तो कैसे एकदम से ये लोग कुछ कर देंगे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अपना अपना स्टाइल है, यानी कि जो भी लोग काम करते हैं अपने लेवल पे काम करते हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पे 2003 के अंदर इन्होंने कहा कि हम 3 पिलर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, उसके बाद आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड देन आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी। तो देखो सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर क्या आता है, ये रहा। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी के अंदर ये आता है कि जितनी भी 10 कंट्रियां आपस में मिली हुई है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो एक दूसरे की सिक्योरिटी में मदद करेंगे। ऐसे कोई आतंकवादी हमला हो गया, कोई नेशनल डिस्प्यूट हो गया, देश के अंदर कोई, मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसी इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही जो दूसरी कंट्री के थ्रू हेल्प की जा सकती है, तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी देंगे 10 कंट्री आपस में।
इकोनॉमिक के अंदर सिंगल मार्केट प्रोडक्ट बनाया जाएगा, इक्विटेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात होगी, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक रीजन की बात होगी कि आपस में एक दूसरे का ब्रांड किस तरीके से सेल कर सकते हैं, और ऐसा कोशिश करेंगे कि मार्केट ऐसी बनाई जाए जो 10 की 10 कंट्री को फायदा पहुंच सके। तो इकोनॉमिक बेसिस पे कल्चर भी यहाँ पे तो आपको पता ही है, एक दूसरे की कल्चर का रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे कल्चर को अपनी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करेंगे, जैसा हम लोग तो करते ही रहते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़। अब आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को खत्म करना। अगर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कोई दिक्कत हो रही है तो वो लड़ाई नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, बट यहाँ पे वो नेशन के रिस्पेक्ट भी करेंगे, उनकी सोवरेनिटी के ऊपर ही फोकस करेंगे। एक बार ऐसा हुआ था, ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। और उसके बाद इकोनॉमिक की बात हो रही है तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करा जाएगा, जितने भी डिस्प्यूट है इकोनॉमिक से रिलेटेड उनको इम्प्रूवमेंट करा जाएगा एक मैकेनिज्म के थ्रू। सोशल कल्चर की बात करी जाए उसके ऊपर ही फोकस किया जाता है, मतलब ऑफकोर्स कल्चर पे हम शेयर करेंगे, सिंगापुर का फूड थाईलैंड आ रहा है, थाईलैंड का मसाज सिंगापुर जा रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट वाली बात है। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी, 1994 में इन लोगों ने क्या बनाया। अब आप ये देखने की कोशिश करिए, इसके ऊपर मैं आपको ज़्यादा फोकस कराने की कोशिश करूँगा। ये है क्या, देखिए मान लेते हैं कि ये 10 कंट्रियाँ हैं, ठीक है, ये 10 कंट्रियाँ, ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, और ये लोग आपस में तो अच्छी तरीके से बिजनेस कर ही रही हैं, है ना। ये लोग आपस में अच्छी तरीके से बिजनेस कर रही है, लेकिन इनके सामने पावरफुल कंट्रियां हैं। पावरफुल कंट्री जैसे कि मान लो चाइना है, पावरफुल कंट्री जैसे मान लो रशिया है, पावरफुल कंट्री जैसे कि इंडिया है, पावरफुल कंट्री जैसे यूएस है, पावरफुल कंट्री जैसे यूके है, ऐसे बहुत सारी कंट्रियां हैं। अब ये कंट्रियां इनका मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि आसियान ने तो अपने लोगों के लिए ही मेंबरशिप दे रखी है ना। और भाई यहाँ पे यूके, यूएसए, चाइना, उसके बाद रशिया एंड देन इंडिया, भाई ये तो इनके लेवल में बहुत बड़े हैं। तो ऐसे में क्या करा गया, ऐसे में ये कहा गया कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, अगर हमसे मेल मिलाप या बातचीत करना चाहती है तो ऐसे में हम आप सभी लोगों के लिए एक मंच बना रहे हैं। एक मंच में क्या होगा, इस मंच में इसे हमने आसियान रीजनल फोरम कहा है। ये 1994 के अंदर बनाया गया। इसमें ये कहा गया कि ये एक अलग मंच होगा। यूएन के कंपैरिजन में तो आपको पता है कि यूएसए की ज़्यादा चलती है, रशिया की ज़्यादा, चाइना की ज़्यादा चलती है। तो वहाँ ये छोटी कंट्रियाँ ना उन 195 कंट्री के बीच में ज़्यादा फालतू नहीं बोल सकती। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में ये 10 कंट्रियाँ, अब क्योंकि आसियान रीजनल फॉर्म आसियान के द्वारा बनाया गया है, और जो बड़ी कंट्रियाँ इनके साथ आना चाहती है वो इसमें बातचीत कर सकती है, अगर आप आसियान रीजनल फॉर्म का एक मेंबर बनते हो तो। अब आप कहोगे कि ये बड़ी कंट्रियाँ इनके साथ क्यों आए, भाई बिजनेस, सारा खेल बिजनेस का है। इंडिया को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो इस छोटी छोटी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट बेच सकते हैं ना काफ़ी अच्छी तरीके से, और इनको चाहिए भी, ऑफकोर्स चाहिए। और बड़ी छोटी कंट्रियां हैं, उनकी कंट्रियों के अंदर सामान सस्ता बेच सकती है। तो ये सारा खेल है। तो इसलिए आसियान रीजनल फॉर्म बनाया गया 1994 के अंदर, जिसमें छोटी कंट्रियां जो है वो अपनी सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी के नाम पे जो बड़ी कंट्री है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती है। अब आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु आर द मेंबर ऑफ द आसियान रीजनल फॉर्म। आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, मुझे कमेंट करिए। आप ये बताइए कि आसियान रीजनल फॉर्म के जो बड़ी कंट्रियां हैं वो कौन कौन से मेंबर उसके पार्ट बने हुए हैं। चलो इंडिया में बता देता हूँ, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स इंडिया तो इसका मेंबर हो गई, आसियान रीजनल फॉर्म का मेंबर है वो, और उसके बाद वो कुछ कंट्रियों के साथ बिजनेस भी करता है। तो यहाँ पे आसियान रीजनल फॉर्म क्यों बनाया गया, FTA है, ठीक है, FTA के लिए बनाया गया। ये सही से दिखाई नहीं दे रहा है। FTA का मतलब फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है सर्विस, लेबर, इन्वेस्टमेंट, इस पर टैक्स नहीं लगेगा अगर आप आसियान रीजनल फॉर्म के मेंबर बने हुए हैं। धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होता गया आसियान रीजनल फॉर्म, और उसने बताया कि हम एक आसियान का एक विजन बनाएंगे। आसियान 2020 गोल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट ये आसियान रीजनल फॉर्म 2040 हो चुका है। तो ये क्वेश्चन ओल्ड हो चुका है। इसे हेनोई योजना भी कहा जाता है, हेनोई वियतनाम के अंदर है। तो वहाँ पे ये इस विजन के ऊपर बात करी गई थी। 1997 में ये चीज़ सामने आई थी, लेकिन विजन कहा गया था कि हम लोग आसियान को एक लक्ष्य बनाएंगे, इसीलिए द आसियान इंटीग्रेटेड वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये आसियान का अपना खुद का गोल था। आसियान ने कहा कि हम इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। किस पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, वो 2020 तक अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में अंतर्राष्ट्रीय आसियान की एक बाहरी भूमिका होगी। ये नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करेंगे,
बीच में ईस्ट तैमूर के साथ इनका क्राइसिस भी हुआ था। ये ईस्ट तैमूर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इनके साथ डिस्प्यूट भी हुआ था, लेकिन इन्होंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश करी, लड़ाई झगड़ा नहीं करा। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें बिजनेस मिल रहा है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर से पढ़ने के लिए भाई एनसीईआरटी ने छापा है, तो भारत को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हमने लुक ईस्ट पॉलिसी लॉन्च करा था 1992 के अंदर। मोदी जी के टाइम पे आने के बाद इसे लुक ईस्ट पॉलिसी से इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है 2014 के अंदर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है लुक ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई है, तो ये किसने किया है और क्यों किया है, नाम बदला है बस और कुछ नहीं है। अब लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है ये हमारे लिए ज़रूरी है, वो तो हमने सारा का सारा आसियान से रिलेटेड पढ़ लिया। हमें ज़रूरी जानना ये है कि लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी ने करी, लेकिन लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने किया क्या। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने ये करा कि जो भी ईस्ट की कंट्री है उनके साथ बिजनेस करना है, उनके साथ ट्रेड करना है, उनके साथ रिलेशन बनाना है, बस यही है। तो ये फोकस करना है आप लोगों ने। हम लोग एनुअली इन लोगों से मिलते रहते हैं। अभी 1992 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको लॉन्च करा था। हमेशा हर कंट्री चाहती है कि वो आसियान के साथ अच्छे रिलेशन बना सके। चाइना, जापान, साउथ कोरिया ये तो इनके साथ अच्छा बिजनेस कर ही रही है, लेकिन हमने 1992 के अंदर इसको फोकस करा। हमारे रिलेशन को बने हुए कम से कम 25 साल हो चुके हैं। 2009 के अंदर क्या कहते हैं FTA रिलेशन साइन किया गया था अच्छी तरीके से, और उसके 2014 तक इस सर्विस को कंटिन्यू रखा गया और आज भी ये चल रहा है। फाइनली 25 जनवरी 2018 के दिन हमने सिल्वर जुबली मनाई थी इन 10 कंट्रियों के साथ, और मोदी जी ने अच्छी खासी फोटो डाली है अपने इंटरनेट पे, आप जाके देख सकते हैं। सो भाई ये था पूरी तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत बिजनेस करने का तरीका, जिससे हमने बाहरी कंट्री से बिजनेस करा और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो ये है कुछ बातें जो आपको जानना ज़रूरी है, विच इज़ नॉट टोटली मेंशन इन एनसीईआरटी। जो मैंने क्वेश्चन करे हैं ज़रूर फाइंड आउट करेगा, ईमानदारी से ढूंढेगा, क्वेश्चन करिएगा, आंसर करिएगा। कोई डाउट है तो मुझे लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।